देखो अपनी क्लास को चलते हुए 1 मंथ हो गया, अपन ने 1 जून से क्लास स्टार्ट की थी, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जो अपन ने आयुर्वेद निरूपण किया था, ये अपन ने डिटेल में स्टडी किया था। फिर आयुर्वेद दर्शन निरूपण कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर ये द्रव्य विज्ञान ये स्टार्ट किया था, क्योंकि इसके तो मैंने खुद से बनाए हुए नोट्स थे। अब ये क्या मेरे लास्ट ईयर के नोट्स हैं ना, उन्हीं से मैंने पढ़ाया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोट्स आपको दोबारा से लिख के मैं दे दूँ, क्योंकि उसमें कुछ छोटे छोटे अक्षर माइन्यूर मतलब दिखते नहीं हैं आपको। शायद शिकायत भी आई थी कि सर वो दिखते नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसका ये काम यस स्टार्ट सर। कर दिया। तो मैंने लिख दिया, आधे तो लिख दिए, आधे मैं कल संडे को लिख दूंगा और आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये देखो पार्ट ए में 50 मार्क का था, तो 50 मार्क का अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया 3 चैप्टरों का। इसलिए मैंने आज पीडीएफ खोली है, ये सिलेबस वाली। पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास का जो पार्ट ए है पेपर प्रथम का, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। जो सबसे लेंथी चैप्टर थे ना पदार्थ विज्ञान के, वो अपन ने सब कंप्लीट कर लिया। देखो ये सबसे बड़ा था, क्योंकि बेस बनाना होता है, टाइम लगता है। इसके बाद में ये अलग था दर्शन, ये कुछ अलग ही दुनिया में रहता है। अब ये सबसे लेंथी था, द्रव्य पंच महाभूत काल दिक आत्मा पुरुष मन, ये सब अपन ने कर लिया डिटेल में। अब अपन देखो यहाँ से करेंगे स्टार्ट आज की क्लास में गुण विज्ञानी है। मैंने थर्ड चैप्टर के भी क्वेश्चन नहीं कराए, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, वैसे थर्ड चैप्टर का भी क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने। तो जब मैं ये नोट्स कंप्लीट कर लूँगा तो उसमें क्वेश्चन लिख दूंगा। जैसे कल या मंडे को मैं उसमें क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो जो पीडीएफ आएगी ना उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके डिस्कस कर लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने पीडीएफ भेज रखी है पुरानी वाली, तो आपको कोई परेशानी है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसको, डिट्टो है, कोई चेंज नहीं है। बस उसको दोबारा से क्या बोलते हैं, रिनोवेट कर रहा हूँ एक तरीके से, बोलते हैं ना कि तरह इसमें, हाँ दोबारा से लिख लो साफ साफ, तो वही बात है। तो घबराने की ऐसी जरूरत नहीं, कोई नए नोट्स आएंगे दोबारा लिखने पड़ेंगे, कुछ नहीं है। बस मैं रिनोवेट कर रहा हूँ उनको मेरी खुद की राइटिंग में। अब देखो पार्ट बी 50 नंबर का। अब देखो ये मात्र 5 क्लास का है, उसके बाद में एक क्लास एक क्लास एक क्लास एक क्लास एक क्लास, मतलब ये अपना 10 या 11 तारीख को पहला पेपर पूरा हो जाएगा। और मैंने एक बात और बताई थी आपको कि बीएमएस फर्स्ट ईयर का आपको क्या होना चाहिए, ये पीडीएफ आपकी जो सिलेबस की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए अपन कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो ये बात क्लियर हुई ना, अपना 50 नंबर का मैटर कंप्लीट हो गया पार्ट ए। आज अपन पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, गुण विज्ञानी मतलब पहले पेपर का पार्ट बी। बस यही चैप्टर पढ़ा है, इसमें देखो क्या क्या आज क्या क्या पढ़ेंगे। इमेटोलॉजिकल डेरिवेशन क्लासिफिकेशन एंड इमोरेशन अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक एंड चरक। देखो नाम दे रखा है न्याय वैशेषिक एंड चरक, तो क्वेश्चन इसी नाम से आ सकता है कि न्याय के अनुसार गुण की परिभाषा है, न्याय के अनुसार कितने गुण हैं, वैशेषिक के अनुसार वैशेषिक ये क्या है। न्याय क्या है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और चरक अर्थ, गुरुवादी गुण परादि गुण आध्यात्मिक गुण। अब कौन कौन से है कि अर्थ गुण गुरुवादी गुण परादि गुण और आध्यात्मिक गुण, कितने गुण है, 4 गुण। तो इनके मतलब कितने गुरुवादी गुण में कौन कौन आते हैं, परादि गुण में कौन कौन आते हैं, आध्यात्मिक गुण में कौन कौन से आते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे। फिर है लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑल 41 गुण। तो जितने भी ये 41 गुण हैं, न्याय ने कितने बताया, दर्शन ने कितने बताया, वैसे सीखने को बताया, तो टोटल मिला के 41 हैं। उनका वर्गीकरण पढ़ना है अपन को, उनकी परिभाषाएं जाननी है और उनका क्लासिफिकेशन जानना है। प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन इन आयुर्वेदा, तो ये 5 क्लास में पूरा हो जाएगा मेरी नज़र में। ज़्यादा नहीं लगेंगी, 5 5 क्लास या 4 क्लास लगेंगी। उसके बाद में ये एक एक क्लास के वीडियो हैं, 5वें को एक दिन लगेगा, छठे को एक दिन लगेगा, 7वें को एक दिन लगेगा, 8वें को एक दिन लगेगा, 9वें। तो ये 10 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पदार्थ फर्स्ट पेपर का, 10 या 12 तारीख तक को, ठीक है। तो अपना 15 अगस्त के लगभग या 10 अगस्त के लगभग दोनों पेपरों का सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, परीक्षा आप तो ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं करा दूंगा जल्दी जल्दी। जो अपना सबसे मैं आज का क्लास का मोटो मेरा ये है कि जो अपना इंपॉर्टेंट था ना और सबसे हैवी पॉइंट था वो अपन ने ख़त्म कर लिया। 1 मंथ का टाइम लगा, इजीली किया, कोई फास्ट नहीं किया, अपन ने समझ समझ के काम किया है पूरी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज, गुण विज्ञानी है, ठीक है। तो सिलेबस अपन ने देख लिया गुण विज्ञानी का, तो स्टार्ट करते हैं गुण विज्ञानी। देखो परिभाषा देखते हैं पहले। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुरु लघु शीत उष्ण आदि भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। देखो समझो, अपन ने द्रव्य समझ लिया पूरा। द्रव्य कितने हैं, 9 तो कारण द्रव्य हैं, और जितने भी कार्य चेतन और अचेतन। देखो पूरा जो फंडामेंटल अब तक अपन ने स्टडी किया वो काम आएगा अब।
तभी तो मैं बोलता हूँ बच्चों, सिलेबस के अनुसार पढ़ा करो। सिलेबस के अनुसार क्यों? क्योंकि अपन को पता होता है कि उसके पहले क्या है। तो आचार्य ने जो सिलेबस डिसाइड किया है वो सोच समझ के किया है। तो यहाँ पे लिखा कि द्रवों में पाए जाने वाले गुरु, लघु, शीत, उष्ण, कि भाई ये भारी है, हल्का है, ठंडा है कि गर्म है। तो जो द्रव है, द्रव क्या है? चाहे वो चेतन हो चाहे वो अचेतन हो। चेतन यानी चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। आदि भौतिक धर्मों को, मतलब जो भौतिक गुण है, जैसे ठंडा है कि गर्म है, भारी है, जो ये गुण पाए जाते हैं ना, कि भाई इसका स्वभाव कैसा है, कि ये अच्छा है कि बुरा है इसकी, तो वो सारे जो गुण पाए जाते हैं, गुण, क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है ना द्रव्य की, उनको अपन बोलते हैं गुण। तो क्वालिटी को तो बोलते हैं, जैसे मेरा गुण क्या है कि मैं आपको टीचिंग कराता हूँ, तो जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों की, जैसे ये ईमानदार व्यक्ति है, तो ईमानदारी क्या है? गुण है। कि ये चोर है, तो चोर क्या, एक तरीके से चोरी करते, एक तरीके से गुण है, उसकी क्वालिटी बैड क्वालिटी है। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल ऐसे समझो ताकि आपको क्वालिटी, जैसे चीनी है। अब चीनी एक द्रव्य है, जो शुगर है वो एक द्रव्य है, उसमें मीठा जो क्या है, गुण है। मीठापन की वजह से तो अपन चीनी खाते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, तो जितने भी ये गुण हैं, जैसे जिनकी वजह से अपन आकर्षित होते हैं इनकी तरफ, द्रव की तरफ से। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बेकार है, बुरा है, ठीक है, राक्षस टाइप का है, तो उसके गुण क्या है? बेकार है, प्रवृत्ति का, तो उसको अपन आकर्षित नहीं होंगे उसकी तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि इसका लक्षण बेकार है, इसके गुण बेकार है। अगर वही व्यक्ति अच्छा हो, सभ्य हो, ठीक है, समझदार हो, ठीक है, अच्छा आचरण करने वाला हो, जो उसके गुण है अच्छे अच्छे हो, तो आप उसकी तरफ दोस्ती बनाना चाहोगे। तो वो गुण है। तो द्रवों में पाए जाने वाले, तो द्रव में सभी द्रव आ गए, चेतन और अचेतन। पाए जाने वाले गुरु, लघु, शीत, उष्ण आदि को, भौतिक धर्मों को, इनको भौतिक धर्म बोला है, को गुण कहते हैं। निरुक्ति देखो, गुणे आमंत्रणे धातु इति। ठीक है। देखो, गुणे आमंत्रण लोक है, अनन्य गुण है, जिसके द्वारा लोग द्रव की ओर आकर्षित हो, जिसकी वजह से। ठीक है। जैसे कि मैं एक द्रव्य हूँ, पुरुष हूँ, ठीक है, अब मेरी ओर आकर्षित क्यों होंगे? मेरे गुणों की वजह से, मेरी क्वालिटी की वजह से, कि ये व्यक्ति अच्छा है, टीचर है, पढ़ाता है। ठीक है। जैसे आप सुंदर हो तो आपकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आप शब्द बोलते हो, आपका आचरण अच्छा है, तो जो क्वालिटी है उनकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं, उनको गुण बोलते हैं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसके द्वारा लोग द्रव की ओर आकर्षित, जिसकी वजह से, भाई इसमें ये गुण है, इसकी वजह से अपन इसकी ओर आकर्षित हैं। ठीक है। जैसे कि चींटियाँ हैं, जो एंट होती हैं, गुड़ की या जो शुगर क्यूब है उसकी तरफ क्यों आकर्षित होती हैं? क्योंकि मीठेपन की वजह से, क्योंकि मीठा है शुगर, तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये बोलता है कि जिसके द्वारा, जिसकी कारण, जिसकी वजह से द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उस पर्टिकुलर मेटेरियल की ओर आकर्षित होते हैं, उसको गुण बोलते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? हेलो। यस सर। ओके। अब देखो लक्षण, अपन ने निरुक्ति देख ली, अपन ने परिभाषा देख ली, अपन ने लक्षण देखी। अभी अपन ने सिलेबस देखा तो उसमें यही बताया था कि निरुक्ति, परिभाषा, लक्षण, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा होता है, यहाँ पे हिंदी में एडिंग है। समवायी तो निश्चिष्ट कारणम गुण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद होनी चाहिए। समवायी तो निश्चिष्ट कारणम गुण है, क्या मीनिंग है? जो द्रव में आश्रित तथा समवाय संबंध से रहे तथा द्रव वह कर्म से पृथक हो, उसे गुण बोला गया। ये इसका स्पेसिफिक विशिष्ट लक्षण है। अब इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने जब द्रव की परिभाषा की थी, मैं देखो द्रव्य बोल रहा हूँ, अपन ने द्रव की परिभाषा की थी, यथाश्रिता कर्म गुणा, कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित भाव से रहते हैं और समवाय संबंध से रहते हैं, वो द्रव्य है। यहाँ पे परिभाषा थोड़ी उल्टी कर दी, मतलब बोलते ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना दिया। यहाँ पे बोल दिया समवाय तो निशिष्ट है कारणम गुण है, कि जो द्रव में आश्रित, वहाँ पे लिखा था जो द्रव में मतलब जिसमें गुण और कर्म आश्रित रहते हैं वो द्रव है। यहाँ पे क्या बोल दिया? जो द्रव में आश्रित, भाई जो द्रव में रहता है तथा समवाय संबंध, जिसको अलग नहीं किया जा सके, तथा द्रव में वह द्रव्य व कर्म से पृथक हो। जो द्रव्य है, मतलब जो वस्तु है, जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें से वो अलग है, उसकी एक अलग पहचान है। ऐसा नहीं कि ये काम भी कर रहा है, नहीं, वो कर्म से भी पृथक हो। जो अपन वर्क करता है ना, वो द्रव्य उससे भी अलग हो, जिसकी वजह से उसकी पहचान है, वो है क्या है? गुण। समझना इस चीज़ को। जो द्रव में आश्रित तथा समवाय संबंध से रहे, द्रव व कर्म से पृथक हो। कहने का मतलब कि वो द्रव से तो अलग हो, कर्म से भी अलग हो, लेकिन वो किस में रहता है? द्रव में रहता है और समवाय संबंध से रहता है। समवाय संबंध का मीनिंग जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो उसी के अंदर समाहित रहेगा, उसको गुण बोला गया है। अब समझो इस चीज़ को, कैसे समझोगे? जैसे कि जैसे चीनी है, जैसे चीनी का एग्जांपल दूंगा मैं बार बार। शुगर है, मतलब शुगर, मतलब आता है ना अपन जो चाय बनाते हैं चीनी डालते हैं।
एक चीनी नाम क्या है, द्रव है भाई, चीनी है आपके सामने दिख रही है, चीनी द्रव हो गया, ठीक है। उसका गुण क्या है, मीठा, ठीक है, मधुर, मधुर उसका गुण है। काम क्या करता है, ये लंघन करेगा, व्रण करेगा, मतलब काम कर रहा है ना, अलग अलग काम कर रहा है, लंघन लाएगा, क्योंकि मतलब लंघन नहीं, वो गुरुता लाएगा, व्रण, लंघन तो अलग हो गया, गुरु मतलब भारीपन लाए, क्योंकि मधुर रस है तो भारीपन करेगा काम में, वात का नाश करेगा, कफ को बढ़ाएगा, ये इसके कर्म हो गए। गुण क्या हुआ, गुण है मधुर, जिसकी वजह से देखो काम तो अलग है, द्रव्य अलग है, लेकिन गुण क्या है, मधुर, मीठापन इसका गुण है, ठीक है। तो वो, और जिसको अपन अलग भी नहीं कर सकते, जैसे अपन ऐसे बोले भाई ये चीनी है, शुगर केन है, इसको अपन अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर अपन उसके मीठेपन को बाहर निकाल लेंगे तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो द्रव में आश्रित तथा समवाय संबंध से रहे तथा द्रव क्रम से पृथक हो, वो है समवाय तो निश्चिष्ट कारणम गुण है, लक्षण। देखो यहाँ पे दूसरी लाइन है, अथ द्रव आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा, निर्गुणा, निर्गुणा है, ये मैं लिख दूंगा इसको सही, क्योंकि इसकी भी मैं दोबारा पीडीएफ बना रहा हूँ कल, सेम टू सेम रहेगी, बस जो अशुद्धियाँ, क्योंकि काफ़ी अशुद्धि थी उस पीडीएफ में, मुझे लगा तो मैं क्यों तो ठीक कर दूँ। तो निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, यहाँ पे देखो, अथय द्रव आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, इसका मीनिंग है कि जो अगुणवान या गुण रहित तथा द्रव आश्रित हो। द्रव आश्रित का मीनिंग समझ गए, ये द्रव के अंदर ही रहता है, इसका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई देखो ये तो चीनी है, ये इसका मीठापन है, अपन ने अलग कर लिया, अब मीठापन को चीनी में मिला दिया, शुगर में मिला दिया, तो ये दोनों एक हो गए, नहीं, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जो अगुणवान या गुण रहित हो, गुण का कोई गुण नहीं होता। मीठे का कोई गुण हो सकता है क्या, कि नहीं यार ये मीठे का कोई अलग से गुण हो गया, ये कड़ा होता है, नहीं, वो उसका कोई गुण नहीं रहता, जो है स्वतंत्र है। जो अगुणवान या गुण रहित हो तथा, देखो निर्गुणा लिखा हुआ है, अथय द्रव आश्रित, मतलब द्रव के आश्रित हो, द्रव के अंदर ही रहता हो, द्रव से बाहर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ज्ञेया मतलब जाना जाता है, निर्गुणा जो अगुणवान या गुण रहित हो, निष्क्रिय गुणा, यहाँ पे लिखो, देखो गुण द्रव में पाए जाते हैं, द्रव से भिन्न गुण का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए गुण को स्वयं निर्गुण कहा गया है। तो गुण में कोई गुण नहीं होता है, गुण एक्चुअली में किसका गुण है, द्रव का गुण है, गुण का कोई गुण नहीं है, गुण एक द्रव के आश्रित रहता है। समझ रहे हो ना, ये बहुत डिफिकल्ट लाइन है, ऐसे आपको अटपटी लग रही होंगी, लेकिन समझो कि भाई अपन ने जब द्रव की परिभाषा की थी उसमें बताया था कि जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहे वो द्रव है। यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो द्रव में आश्रित रहता है, जैसे मैं बोलूँ कि राकेश घर पर रहता है, ठीक है, राकेश अपने घर पर रहता है, जैसे मैंने बोला राकेश अपने घर रहता था, अब राकेश बोल रहा है कि मैं अपने घर में रहता हूँ, बात तो एक ही है, बस बोलने का तरीका चेंज है। तो यहाँ पे वही बात है कि अपन ने वहाँ पे परिभाषा की थी कि भाई जो जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहता है वो द्रव है। यहाँ पे क्या बोल दिया, जो द्रव में आश्रित रहता है, द्रव के साथ रहता है, वो गुण है, बस इतना सा अंतर है, मतलब परिभाषा में चेंज है, डेफिनेशन में चेंज है, बात एक ही निकलती है दोनों तरफ से। तो गुण द्रव में पाए जाते हैं, द्रव में विभिन्न गुण का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं पाया जाता, गुण द्रव में ही पाया जाएगा, इसलिए गुण को स्वयं निर्गुण कहा जाता है। तो गुण का कोई गुण नहीं होता, वो द्रव का गुण होता है, ठीक है। जो सब समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो, यहाँ पे लिखो, सिंपल सी बात है, लिखो क्या नहीं मैं बता रहा हूँ, जो स्व समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो। स्व समान, जैसे कि कोई व्यक्ति मधुर है, अपन बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, ठीक है, मधुर है, मतलब एकदम प्रिय है, तो उसकी संगत में जो व्यक्ति रहेगा उसका भी व्यवहार चेंज हो जाएगा, बोलते हैं ना संगति का असर पड़ता है। वैसे ही एक बात समझें कि जो स्व समान गुण की उत्पत्ति में, मतलब अपने समान गुण की उत्पत्ति करने में सक्षम हो, मतलब कैपेबल हो अपने समान, जैसे कोई कोशिका है, कोशिका अपने समान नई कोशिका उत्पन्न करने में सक्षम है, तो ये बोलता है कि जो स्व समान मतलब अपने समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत, मतलब हेल्प करता हो, सहायता करता हो, ठीक है, उसका होना जरूरी है। जैसे अपन मीठे को उत्पन्न करते हैं तो मीठे का होना जरूरी है पहले से, जैसे अपन कड़वे को उत्पन्न करते हैं तो कड़वे का होना जरूरी है, तो वो होता है कारणभूत, मतलब हेल्पिंग। तो स्व समान गुण की उत्पत्ति में सहायता करता है। जो चेष्टा रहित वह निष्क्रिय हो, जो गुण की कोई चेष्टा नहीं होती वह निष्क्रिय है। देखो इसको किसने बोला, जो चेष्टा रहित वह निष्क्रिय, वैशेषिक दर्शन ने बोला है कि जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। अब गुण की क्या इच्छा रहती है, इच्छा की गुण की नहीं होती, द्रव की इच्छा होती है, ठीक है। ये बहुत डीप बातें हैं, जैसे अपने मन और आत्मा को समझा था ना कि इच्छा किसकी होती है, आत्मा की इच्छा। कर्ता कौन है, कर्ता कौन है,
मन मन करवाता है सारे काम, ठीक है। इच्छा किसकी होती है? आत्मा की। लेकिन यहाँ पे देखो जो चेष्टा रही, इसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो इच्छा होती है द्रव की होती है, वह निष्क्रिय, और ये कोई कार्य नहीं करता है, द्रव के अकॉर्डिंग रहता है। जैसा कार्य कौन करेगा? कर्म करेगा। तो द्रव का कार्य कौन करता है? कर्म। ये तो अपना गुण प्रेजेंट करता रहता है। तो इसमें पहले लिख दिया जो चेष्टा रही वह निष्क्रिय। ये 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट लक्षण है, चारों के चारों, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। जो चेष्टा रहित वह निष्क्रिय हो। अब देखो संख्या, जो अपन बताए थे ना, वही संख्या न्याय दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। तो आयुर्वेद यानी आचार्य चरक, आप इतना समझ लिया करो। जब भी आयुर्वेद का आए और स्पेसिफिक आचार्य का नाम नहीं आए तो ऑटोमेटिक समझा भाई आचार्य चरक की बात हो रही है, क्योंकि आचार्य चरक श्रेष्ठ हैं, काय चिकित्सा में श्रेष्ठ उनकी बात मानी जाती है। तो आयुर्वेद जब भी आता है तो समझाया करो कि एक तरीके से चरक की बात हो रही है। तो आयुर्वेद मतलब 41 गुण है, आयुर्वेद में बताएंगे भाई 41 गुण है। वैशेषिक दर्शन ने 17 गुण बताए हैं और न्याय दर्शन ने 24 गुण बताए हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि आयुर्वेद ने 41 गुण बताए, वैशेषिक ने 17 गुण बताए और न्याय ने 24 गुण बताए। इनके नाम भी याद होने चाहिए आपको, मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आयुर्वेद मतानुसार, अब आयुर्वेद मतानुसार कितने हैं? 41। अब इन 40 गुणों का जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था ना, अगला सिलेबस का पॉइंट क्लासिफिकेशन, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि आयुर्वेदीय मत अनुसार। तो आयुर्वेद अनुसार कितने गुण थे? 41। अब इनका वर्गीकरण देखो, सार्थो इंद्रिया वैशेषिक, कि पहला है उसको सार्धो बोल दो या इंद्रिया बोल दो या वैशेषिक बोल दो। ये जो एक ग्रुप बनाया, जैसे कि सार्थो बना दिया, फिर दूसरा गुरुवादि गुण बना दिया, तीसरा आध्यात्म गुण बना दिया, चौथा परादि गुण बता दिया, ठीक है। तो आयुर्वेद ने गुणों को 4 भागों में बांट दिया। कितने? 41 गुणों को 4 भागों में बांट दिया आयुर्वेद ने। वो कौन कौन से हैं, ताकि आप आराम से समझ सको, क्योंकि 41 अब एक साथ हो तो कैसे समझोगे। तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं अपन? किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को आसान बनाने के लिए तो क्लासिफिकेशन करते हैं। वो अपन ने कक्षा 8 या 9 में पढ़ा होगा कि वर्गीकरण क्यों करते हैं, सही स्पष्ट समझाइए। 8वीं का विज्ञान का चैप्टर है, मैंने पढ़ा था। वर्गीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को समझ सकें, जो विस्तृत विषय है उसको आसानी से समझ सकें। तो आयुर्वेद अनुसार 41 गुण थे, उनको अपन ने 4 भागों में बांटा। पहला था सार्थो इंद्रिया या वैशेषिक, दूसरा है गुरुवादि गुण, तीसरा है आध्यात्म गुण या आत्मगुण, और चौथा है परादि या सामान्य गुण। अब समझो कि भाई सार्थो या इंद्रिया वैशेषिक यही नाम क्यों दिया, इन पांचों को यही नाम क्यों दिया? इनको अपन गुरुवादि भी तो दे सकते थे। इनका एक विशेष रीजन है। अब समझो इस चीज़ को कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है? इंद्रियों के गुण है ना। शब्द किसका है? आकाश का। स्पर्श किसका है? त्वचा का। रूप किसका है? चक्षु इंद्रिय का। रस किसका है? जीव का, मतलब जिव्या इंद्रिय का। और गंध क्या है? नासा इंद्रिय का, ठीक है। तो ये इंद्रिया, साहर्त और वैशेषिक, इनका मीनिंग एक ही निकलता है, इसलिए इनको बोला कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध कौन से हैं? सार्थो बोल दो, इंद्रिया बोल दो, वैशेषिक बोल दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि सार्थो क्या है। जब, क्योंकि पहली बात तो आयुर्वेद में अनुसार 4 वर्ग बता दिए, अब एक के भी 2 नाम बता दिए, 3 नाम बता दिए, तो बच्चा कंफ्यूज रह जाता है कि यार ये 5 थे कि ये 10 थे कि ये 20 थे। तो आपको ये समझना है कि सार्थो मतलब जो 7 रहते हैं किसके? बॉडी के साथ। बॉडी के साथ क्या रहती हैं? इंद्रियां। और ठीक है, ये वैशेषिक तो आपको याद रखना ही है, इनको वैशेषिक भी बोलते हैं। अब ये वैशेषिक क्यों बोलते हैं, ये इसका भी मैं मीनिंग बता देता हूँ कि ये आकाश आदि 5 महाभूतों के प्रधान गुण होने के कारण वैशेषिक गुण कहलाते हैं, मतलब विशेष। क्योंकि आकाश महाभूत का शब्द है, ठीक है, वायु महाभूत का स्पर्श है, अग्नि महाभूत का रूप है, ठीक है, और जल महाभूत का रस है, और पृथ्वी महाभूत का गंध है। तो ये 5 आकाश आदि 5 महाभूतों के प्रधान गुण होने के कारण वैशेषिक यानी विशेष गुण। देखो समझो, सार्थो इंद्रिया वैशेषिक 5 गुण है। अब समझ में आ गया ना इनको सार्थो क्यों बोलते हैं, इंद्रिया क्यों बोलते हैं, वैशेषिक क्यों बोलते हैं, और ये 5 ही क्यों हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब अपन ने बात की थी कि भाई अपन अगला चैप्टर गुण आएगा तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक गुण को। तो शब्द क्या है? श्रोत इंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण हो। ये जो श्रोत इंद्रिय मतलब जो कान है, कान तो क्या अधिष्ठान, इसके अंदर एक इंद्रिया रहती है श्रोत इंद्रिया। तो उसके द्वारा जिस गुण का, मतलब जो शब्द अपन सुनते हैं वो है शब्द, जो अपन जो सुनाई दे रहा है ना वो शब्द है। स्पर्श तो क्या नहीं, त्वचा इंद्रियों द्वारा जिस गुण का ग्रहण, देखो यहाँ पे डैश डैश लगा दे, इसका मतलब सेम है। तो इंद्रिय
त्वक इंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण हो, मतलब त्वचा द्वारा। तो त्वचा द्वारा क्या होता है, अपन पंखे के आगे स्पर्श, मतलब स्पर्श जो छूने का महसूस होता है, एहसास, तो वो होता है स्पर्श। ठीक है। रूप क्या है, नेत्र इंद्रिय द्वारा जिस गुण का, जो अपनी आंख है, तो आंख तो क्या हुई अधिष्ठान, इसके अंदर क्या रहती है नेत्र इंद्रिया। ठीक है। तो इसके द्वारा अपन रूप दे, जो देखने का, जो अपन देख रहे हैं ना, वो है रूप। जैसे कि ये बोतल है, ये कूलर है, ये किताबें हैं, ये फोन है मेरे हाथ में, तो ये रूप देख रहे हैं ना, ये मतलब एक आकार, वो है रूप। पांचवा, चौथा क्या है, रस। रसेंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण हो वो है रस। समझना इस चीज़ को कि अपन जो कोई भी पानी पी रहे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, मतलब जो भी रस, खाना खा रहे हैं, कि क्या मीठा है कि भाई कड़वा है, कैसा है, मतलब अम्ल रस है, लवण रस है, कैसा रस है इसका, तो वो जो रस से अनुभव करते हैं, मतलब ग्रहण होता है, किसके माध्यम से होता है, रसेंद्रिय। अब रसेंद्रिय कहाँ पाई जाती है, अधिष्ठान तो क्या हो गया इसका, जीभ, टंग। इंद्रिया कौन सी हो गई, रसेंद्रिय। तो इसके द्वारा जो ग्रहण होता है, जो स्वाद मिलता है एक तरीके से, वो होता है रस। ठीक है। फिर पांचवा है गंध। तो ग्रहण इंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण हो उसे बोलते हैं गंध, मतलब जो सुगंध आ रही है कि बेकार है, अच्छी है, वो एक तरीके से ग्रहण इंद्रिय, तो वो होता है गंध। ये पांच। तो शब्द का मीनिंग समझ गए, शब्द क्या है कि जो शब्द अपन सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज़ जा रही है ना, वो जो तुम सुन रहे हो वो शब्द है। स्पर्श, ठीक है, अपन किसी चीज़ का स्पर्श कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो स्पर्श है। रूप, जो अपन देख रहे हैं वो रूप है। रस क्या है, जो अपन स्वाद ले रहे हैं वो रस है। गंध क्या है, जो अपन सुगंध या महसूस कर रहे हैं, मतलब कि अच्छी है कि बुरी है, वो तरीके से वो है गंध। तो क्लियर होने ये पांचों गुण, इनको ही सारथा बोलते हैं, इनको ही इंद्रियां बोलते हैं, इन्हीं को वैशेषिक बोलते हैं। तो आयुर्वेद के जो पहला पड़ाव था अपन ने क्लियर कर लिया। क्लियर बात। हेलो। ओके सर। ओके। यस सर। अब देखो गुरुवादी गुण, इनको क्या बोलते, देखो मैंने क्या बताया था, ये एक के ही तीन तीन नाम है। अब गुरुवादी गुण है दूसरा, जो दूसरा वर्ग था जो क्लासिफिकेशन में, इसमें कौन से कितने गुण आते हैं, 20 गुण आते हैं। इनको ही शारीरिक गुण बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं को द्रव्य गुण बोलते हैं और इन्हीं को सामान्य गुण भी बोलते हैं। तो सामान्य गुण देखो गुरुवादी गुण को भी बोलते हैं और परादी गुण को भी सामान्य गुण बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि सामान्य गुण का वर्णन करो, तो सामान्य गुण बराबर गुरुवादी गुण 20 और परादी गुण बराबर 10, मतलब टोटल 30 गुण आते हैं सामान्य गुण में। तो क्वेश्चन आता है, मान लो कभी सामान्य गुण के बारे में विस्तार से वर्णन करो, तो आपको 20 तो ये वर्णन करने हैं और 10 परादी गुण वाले भी करने हैं बराबर। मतलब बोलते हैं ना कि परादी कि भाई सामान्य गुण लिखो, तो सामान्य गुण बराबर परादी गुण प्लस गुरुवादी गुण। अब इनके नाम है गुरुवादी गुण, इनको शारीरिक गुण भी बोलते हैं। अब शारीरिक गुण 20 ही हैं बस। ठीक है, शारीरिक गुण 20 बोलते हैं इनको। सामान्य गुण तो 30 हो ही गए, क्योंकि 10 परादी वाले जुड़ जाते हैं इसमें। मैंने पहले ही बता दिया, नहीं वो आदमी कन्फ्यूज हो गए कि इसमें भाई 10 जुड़ जाते हैं। और द्रव्य गुण 20 हैं। तो गुरुवादी गुण का पर्यायवाची क्या है, शारीरिक गुण, और शारीरिक गुण का पर्यायवाची क्या है, द्रव्य गुण। मतलब ये तीनों पर्यायवाची हैं, शारीरिक गुण, द्रव्य गुण और गुरुवादी गुण। सामान्य गुण को थोड़ी देर के लिए माइनर रखते हैं, बाद में लिख देंगे भाई, इसको हटा दें। वैसे मैंने मान लो क्रॉस मार लेते हैं इसको थोड़ी देर ऐसे। ठीक है, अपन नीचे एक लाइन लिख देंगे जब मैं नया नोट बनाऊंगा उसमें, सामान्य गुण बराबर गुरुवादी गुण प्लस परादी गुण। इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा करता है ये। अब सही है ना, ऐसे करें तो गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुण, इन्हीं को शारीरिक गुण बोलते हैं, इन्हीं को द्रव्य गुण बोलते हैं। टोटल कितने हैं, 20। 5 अपन ने कर ही लिए, 20 ही हैं। तो अपन ने अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट चैप्टर किया था, इसमें लिखा हुआ देखो अष्टांग, गुरु मंद हिम स्निग्ध सांद्र मृदु स्थिरा, ठीक है, गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विपर्या। अपन ने डिटेल में स्टडी किया था कि गुरु मंद, गुरु का विपरीत क्या है लघु, मंद का विपरीत क्या है तीक्ष्ण, फिर है हिम का विपरीत क्या है उष्ण, स्निग्ध, फिर रुक्ष सांद्र द्रव्य, मृदु खटिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद पिच्छल सुलक्षण और खर। ये अपन ने अष्टांग में जो बच्चे ने पहले क्लास ली थी उसमें अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ भी करेंगे, घबराइए मत। अभी इतना समझ लो कि जो 20 गुण है कौन कौन से, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर। इसमें कुछ मिसिंग है क्या, गुरु मंद हिम स्निग्ध सांद्र मृदु स्थिर, सलक्षण मिस्त्री मिसिंग है ना। यस सर। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे नीचे लिख रहा है सलक्षण, श्लोक में अशुद्ध है, मैं सही कर दूंगा इसको। तो गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु इस तरह गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विपर्य। तभी तो बोलता हूँ इसमें अशुद्धियाँ हैं, तो तभी तो मैं नए नोट्स बना रहा हूँ। जो अपनी मंडे क्लास होगी ना, आपको थर्ड के भी मिल जाएंगे और इसके भी चैप्टर के मिल जाएंगे।
बस जो अशुद्धि हैं वही चेंज करेंगे, नहीं नोट्स अच्छे हैं ये सारे के सारे। तो ये जो 20 हैं, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण, अभी घबराना मत कि गुरु क्या है, लघु क्या है, मंद क्या है, तीक्ष्ण क्या है, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बस अभी इतना याद रख लो कि भाई गुरुवादी गुण है, इन्हीं को शारीरिक गुण बोलते हैं, इन्हीं को द्रव्य गुण बोलते हैं। अब गुरु क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि गुरुवादी गुण का विस्तार वर्णन पढ़ेंगे अपन। तो ऐसे घबराना मत कि यार क्या करूँ क्या हो गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अगली क्लास में जब इस गुरुवादी गुण अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। अब इनका तो वर्णन इसलिए कर दिया यहाँ पे क्योंकि ये छोटे से थे, इसलिए यहाँ पे इनको समझा दिया तुरंत, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, लेंदी हैं और समझने लायक हैं, इसलिए इनको अपन थोड़ा टाइम लेंगे। अब देखो आध्यात्म या आत्मगुण, तीसरा जो वर्ग था वर्गीकरण में जो आयुर्वेद के अनुसार, उसमें 6 गुण डाले हैं। कौन से, आध्यात्म या आत्मगुण, मतलब एक तरीके से आत्मा के गुण। अब आत्मा के गुण अपन ने स्टडी किए हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। बुद्धि, ठीक है, जो ज्ञान होता है किसको होता है, आत्मा को। सुख किसको होता है, आत्मा को। दुख किसको होता है, आत्मा को। इच्छा किसकी होती है, आत्मा की। द्वेष कौन करता है, आत्मा। प्रयत्न कौन करती है, आत्मा। अपन ने आत्मा को डिटेल में बताया था कि जो भी हैं सारी चीज़ें आत्मा से होती हैं। सुख भी उसको मिलेगा, दुख भी उसको मिलेगा, ज्ञान भी उसको होगा, मतलब ठीक है, इच्छा भी उसी की होगी, मुझे आज ये खाना है। प्रयत्न भी वही करेगा, और वो जलन होने, द्वेष किसी का अच्छा होने पर कि भाई ये, अपन ने इसको डिटेल में समझा है वहाँ पे, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, वहाँ पे आत्मा के गुणों को डिटेल में लिखा हुआ है मैंने और आपको समझाया भी। तो इनको आध्यात्मिक क्यों बोला, क्योंकि आध्यात्मिक बातें हैं ना, मन आत्मा की बातें हैं, आध्यात्मिक बातें, इसलिए इनको आध्यात्म बोला। आत्म के गुण क्यों बोला, क्योंकि आत्मा के गुण है, क्योंकि आत्मा के गुण है तभी तो इनको आध्यात्मिक बोला। तो देखो नाम याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई ऐसे समझना मत कि भाई ऐसा लिखा हुआ है, ये मैं आपको याद करने के लिए बताता हूँ कि आध्यात्म क्यों, क्योंकि मन आत्मा की बातें हो रही हैं तो ये आध्यात्मिक है। इन्हीं को आत्मगुण बोला है। ये कितने होते हैं संख्या में, 6, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ठीक है। अब देखो तीसरा वर्ग हो गया। अब बुद्धि आप जानते हो, सुख आप जानते हो, दुख आप जानते हो, इच्छा आप जानते हो, द्वेष आप जानते हो, प्रयत्न। बुद्धि यानी ज्ञान होना, सुख यानी जो मन के अनुकूल है, अपन को अच्छा लग रहा था, सुख है, ठीक है। जैसे मैंने उस समय एग्जांपल दिया था कि मुझे सुबह रनिंग करना अच्छा लगता है, मेरे लिए सुख है। किसी व्यक्ति को सुबह उठा दो, डंडा लेके भागेगा आपके पीछे, तो उसके लिए वो दुख हो गया। मतलब मन के अनुकूल है जो सुख है, मन के प्रतिकूल है वो दुख है। इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। द्वेष, जैसे अपने किसी जानकार या किसी व्यक्ति का अच्छा होने पर जो दुख होता है ना व्यक्ति को, यार इसके पास कार है मेरे पास नहीं है, इसके पास ये टॉपर आ गया मैं टॉपर नहीं बना, इसका सिलेक्शन हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो दुख होता है ना उसकी वजह से, उसकी तरक्की को देख के जो दुख होता है वो एक तरह से द्वेष। प्रयत्न, किसी भी कार्य करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं अपन, वो सारी चीज़ें। ये हो गए 6। अब जो लास्ट ग्रुप था आयुर्वेद के अनुसार, वो होते हैं परादी सामान्य गुण 10। कितने हैं, 10। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रत्युक्त प्रणाम संस्कार अभ्यास। अपन ने पढ़े थे उस समय कि भाई सबके 5 गुण होते हैं, संख्या परिणाम प्रत्यक्ष संयोग विभाग। अपन बोलते थे ना भाई ये 5 तो आएंगे कि MTR कर लो, मुझे तो रट लो। मैं बोलता था कि ये 5 गुण तो सब में पाएंगे। संख्या परिणाम प्रत्यक्ष संयोग विभाग ये आते थे, मतलब उसमें भी आए थे, आकाश में भी आए थे, पृथ्वी में भी आए थे, जल में भी आए थे, उन सब के अपन गुण पढ़ रहे थे, तब ये गुण आए थे, संख्या परिणाम प्रत्यक्ष संयोग। तो किसके हैं ये, परादी गुण है ये। तो कौन कौन से हैं, पर है, अपर है, युक्ति है, संख्या संयोग है, विभाग है, प्रत्यक्ष परिणाम है, संस्कार अभ्यास है। ये 10 हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब ये पर क्या होता है, अपर क्या होता है, युक्ति क्या होती है, संख्या क्या होता है, संयोग क्या है, विभाग क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, परिणाम क्या है, संस्कार क्या, अभ्यास है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे गुरुवादी गुण अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आता है, डिटेल में पढ़ेंगे कि गुण को, गुरु क्या है, लघु क्या है, मंद क्या है, तीक्ष्ण क्या है, हिम क्या है, उष्ण, किस तरीके से मेडिकल में काम आते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद में काम आते हैं, उसी तरीके से अपन ये परादी गुण भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अपन ये आत्मा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आध्यात्मिक गुण ये अपन पढ़ ही लिए सार, तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में, और ये भी अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अपन तो वर्गीकरण कर रहे हैं ना अभी, तो वर्गीकरण कर लो पहले, फिर अपन आराम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब गुरुवादी गुण कितने होते हैं, 5 नहीं, वो सार्थ गुण। सार्थ गुण को क्या बोलते हैं, वैशेषिक गुण, इंद्रिय गुण। सार्थ गुण ओब्लिक वैशेषिक गुण ओब्लिक इंद्रिय गुण बराबर 5। गुरुवादी गुण 20, आध्यात्मिक गुण 6 और परादी गुण बराबर 10, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 41, टोटल हो गए 41। अब इनमें से गुरुवादी गुण और परादी गुण, जो परादी गुण और गुरुवादी गुण बराबर सामान्य गुण, टोटल कितने हैं, 30।
तो सामान्य गुण जब भी आए तो 30 होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद अनुसार कितने हैं, 41 होते हैं। सार्थक गुण में से 5 हैं, गुरुवादी गुण 20 हैं, आध्यात्म गुण 6 हैं, पराधि गुण 10 हैं। और सामान्य गुण किसको बोलते हैं, गुरुवादी गुण और पराधि गुण को मिला दो तो सामान्य गुण बन जाते हैं, ये 30 होते हैं, ठीक है। अब वैशेषिक मत अनुसार पढ़ेंगे अपन 17 कि भाई वैशेषिक मत अनुसार 17 कौन कौन से हैं। मैं एक बार क्लास डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन होना सभी के सारी बच्चे, है ना, ओके। तो अपन करेंगे वैशेषिक मत अनुसार 17 वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे।